वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर अमित। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के पार्ट 1 में हमने जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं यानी कि आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया था कि जो इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्टिंग जो प्रोटीन्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन में क्या फंक्शन होता है। साथ में जो रैन जो प्रोटीन होती है अगर वो जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में होती है तब वो उसका क्या फंक्शन होता है, या वो किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। साथ ही अगर जो रैन प्रोटीन है अगर वो जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में है तब वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है और उसका क्या फंक्शन होता है। तो इन सब बातों के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप वो जाके जरूर देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन प्रेजेंट होती है वो कितने टाइप की होती है और उनका क्या फंक्शन होता है। तो देखिए, अगर हम क्रोमैटिन की बात करते हैं तो क्रोमैटिन क्या होती है, डीएनए प्लस प्रोटीन, यानी कि उसमें डीएनए है और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि डीएनए के साथ बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो डीएनए के साथ बाइंड करके रहती है। आपने सुना होगा कि जो हिस्टोन की जो प्रोटीन होती है वो क्या बना देती है, हिस्टोन ऑक्टामर बना देती हैं और उसके अराउंड जो डीएनए होता है वो कोल्ड फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास क्रोमैटिन प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, यू क्रोमैटिन कहते हैं। ये हमारे पास यू क्रोमैटिन जो हमारे पास प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव क्रोमैटिन भी कहते हैं। यानी ये क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मान लीजिए हमें डीएनए की रेप्लिकेशन करानी है या हमने वहां पर क्या करानी है, वहां पर हमें ट्रांसक्रिप्शन करानी है। तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले डीएनए की अनबाइंडिंग कराना जरूरी है। अगर वहां पर जो प्रोटीन्स है अगर वो डीएनए के बाइंड करके रखेंगी तो डीएनए का मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए ये क्या है, डीएनए के दो स्टैंड हैं तो उनकी क्या हो जाती है, उनके बाद में सेपरेशन हो जाती है। सेपरेशन होने के बाद वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन या फिर वहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो हमें वहां पर देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारे पास यूक्रोमैटिन है वो क्या होती है, वो अनकंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यानी कि वो अगर हम बात करें डीएनए की तो वो डीएनए अनबाइंड फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट होता है, वो आपस में बाइंडेड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। यानी कि वो कंडेंस फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। कंडेंस फॉर्म में क्या होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा इस वे में वो इकट्ठे हो जाते हैं, यानी बिल्कुल ही वो पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो अलग अलग जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं या फिर ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं तो वो उसके साथ वहां पर बाइंड नहीं कर पाती हैं। ठीक, तो ये जो हमारे पास हेटेरोक्रोमैटिन होती है ये ट्रांसक्रिप्शनली ये क्या होती है, इनएक्टिव प्रोटीन होती है, क्योंकि ये कंडेंस फॉर्म में होगी। कंडेंस फॉर्म में होगी तो डीएनए के मॉलिक्यूल हैं वो अनवाइंड नहीं कर पाएंगे। अनवाइंड नहीं कर पाएंगे तो वहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो हमें वहां पर नहीं देखने को मिलेगा। फिर जो हमारे पास हेटेरोक्रोमैटिन होती है इसके भी हमारे पास दो टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एक को हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक, और ये जो फैकल्टेटिव हमारे पास हेटेरोक्रोमैटिन होती है ये हमेशा ही कंडेंस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती। ठीक, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फिर दूसरी हमारे पास क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन। तो ये क्या होती है, ये हमेशा ही कंडेंस फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट होती है। ये अगर हमेशा कंडेंस फॉर्म में होगी तो वहां पर जो डीएनए रेप्लिकेशन है या फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो वहां पर नहीं हो पाएगा। अगर वो वहां पर नहीं हो पाएगा तो इसलिए हम इस रीजन को क्या बोलेंगे, इनएक्टिव रीजन बोलेंगे। यानी कि ये जो रीजन है वो एक्टिव फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अब हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो उसका क्या फंक्शन होता है, जो हमारे पास आरएनए जो प्रोटीन्स बनते हैं, जो हमारे पास आरएनए बनते हैं और उसके साथ जो प्रोटीन्स होते हैं वो कंबाइन करके क्या बना देती हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, यानी कि जो राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है वो किस वे में वहां पर होती है। ठीक, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक, जो हमारे पास न्यूक्लियोलस है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि ये क्या है, आपका सेल है और ये क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ठीक, तो न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर क्या होगा,
आरएनए की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स में जो लार्जर सब यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं 60S बोलते हैं, और जो स्मॉलर होती है उसे क्या बोलते हैं 40S बोलते हैं। इसमें हमारे पास फर्दर 3 सब यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले 28S टाइप की, फिर 18S हमारे पास 5.8S टाइप की, देन हमारे पास होती है 5S टाइप की, और 40S में कौन सी होती है 18S टाइप का rRNA यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर rRNA की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। अभी मैं आपको रफ आइडिया दे रही हूँ, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी ये पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ rRNA की फॉर्मेशन हुई, फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियस में mRNA की भी फॉर्मेशन होगी। तो ये जो mRNA होता है ये न्यूक्लियर पोर के जरिए कहाँ चला जाता है साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ये इसका मान लीजिए 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पर क्या होंगे जो राइबोसोम कंबाइन करके ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ से क्या होगी प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर ये प्रोटीन्स क्या करती हैं न्यूक्लियर पोर के जरिए यहाँ पर चली जाती हैं। न्यूक्लियर पोर्स में जाने के बाद जो यहाँ पर rRNA बना है ये प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स बना देगा। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं राइबोसोम को भी हम क्या कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं, क्योंकि वो किससे मिलके बने होते हैं rRNA प्लस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस rRNA की जो फॉर्मेशन है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या होंगे क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22। तो यहाँ पर क्या होती है हमारे पास इन क्रोमोसोम के ऊपर NOR को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन बोलते हैं। यानी यहाँ पर न्यूक्लियोलस अरेंज होता है और वहाँ पर rRNA की फॉर्मेशन वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इन क्रोमोसोम से हमें जिस rRNA की फॉर्मेशन देखने को मिलती है उनमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं 28S वाला सबसे पहले, फिर हमारे पास कौन सा होता है 5.8S वाला, फिर हमारे पास होता है 18S वाला। जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है हमारे पास तो वो क्या करता है 5S rRNA की वहाँ पर फॉर्मेशन करने का काम करता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो तीनों जो हमारे पास सब यूनिट बनेगी इसकी फॉर्मेशन कौन करेगा RNA पॉलीमरेज 1 करता है। ये भी जो क्वेश्चन है आपके नेट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और जो हमारे पास 5S वाला होता है इसकी फॉर्मेशन करने का कौन काम करता है RNA पॉलीमरेज 3 करता है। ठीक, तो आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो इन क्रोमोसोम से rRNA की फॉर्मेशन होती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, किस वे में होती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22, तो यहाँ पर क्या होते हैं rRNA जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनसे क्या होगा तो मान लीजिए ये हमारे पास जीन प्रेजेंट है और ये क्या 28S वाला रीजन है, यानी कि यहाँ पर 28S टाइप का RNA बनेगा इस वाले जीन से, इस वाले पोर्शन से। यहाँ पर क्या होता है 18S वाला, फिर क्या होता है हमारे पास 5.8S टाइप वाला। तो फिर क्या होता है उसके बाद तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ। उसके बाद जो हमारे पास एक टाइप का प्रिकर्सर हमारे पास RNA बनता है जिसे हम क्या कहते हैं 45S rRNA भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या होगा ये बाद में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्रेक डाउन होने के बाद जहाँ पर ये 28S वाला है तो यहाँ से 28S टाइप की फॉर्मेशन होगी, यहाँ से 18S की, यहाँ से 5.8S की। तो ये क्या बने हमारे पास अलग अलग टाइप के rRNA बने। ये क्या होगा 28S, फिर ये 18S और ये क्या होगा हमारे पास 5.8S टाइप का बनेगा। फिर जो क्रोमोसोम नंबर 1 है वो क्या करेगा 5S टाइप के rRNA की फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अब क्या होगा ये जो 5 है 5.8 है और जो 20S है ये तीनों कंबाइन करके क्या कर देंगे वहाँ पर 60S सब यूनिट की फॉर्मेशन कर देंगे। जब ये तीनों सब यूनिट प्रोटीन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेंगे 60S जो सब यूनिट होती है यानी कि लार्जर सब यूनिट होती है राइबोसोम्स की
उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर वो कर देंगे। अब क्या होता है, जो हमारे पास 18S वाला बना है ये भी क्या करेगा, इसी वे में प्रोटीन के साथ कंबाइन करके यहाँ पर जो 40S सबयूनिट है उसकी वहाँ पर फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, अब देखिए ये जो हमारे पास 28S वाला, 18S वाला और जो 5.8S वाला, इनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, इनकी फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होती है। लेकिन जो 5S RNA है उसकी फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के बाहर होती है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इनकी फॉर्मेशन करने का काम कौन कर रहा है, RNA पॉलीमरेज 1 कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास 5S RNA है उसकी फॉर्मेशन करने का काम RNA पॉलीमरेज 3 कर रहा है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक, तो देखिए जैसे ही न्यूक्लियस में इनकी फॉर्मेशन होती है तो उसके बाद क्या होगा, बाद में राइबोसोम की भी तो फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है, न्यूक्लियस है और ये बीच में क्या है आपका, न्यूक्लियोलस है। ये आपका न्यूक्लियोलस है और ये पोर्शन क्या आपका पूरा न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 28S, ठीक, 18S और किसकी फॉर्मेशन हुई, 5.8S की हुई। और जो 5S की जो हमारे पास RNA है उसकी फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के बाहर हुई। अब क्या होगा, इनको प्रोटीन के साथ भी तो कंबाइन करना पड़ेगा। लेकिन प्रोटीन की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर mRNA की भी तो फॉर्मेशन हो रही होगी न्यूक्लियस में। तो ये जो mRNA है ये क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद इसकी क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी और यहाँ पर एक प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स के जरिए यहाँ पर न्यूक्लियस में चली जाती हैं। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन क्या करेंगी, देखिए इनकी जो फॉर्मेशन हो रही है चाहे वो न्यूक्लियोलस के अंदर हो रही है चाहे वो बाहर हो रही है, लेकिन जो राइबोसोम की जो सब यूनिट बनेगी उन सब की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, न्यूक्लियोलस में होती है। यानी कि जो हमारे पास 28S वाला, 5.8S वाला और 5S वाला, ये तीनों के तीनों न्यूक्लियोलस में प्रोटीन के साथ कंबाइन करके, प्रोटीन कहाँ से आई है, वो साइटोप्लाज्म से आई है, ये इसके साथ कंबाइन करके क्या बना देगी, बड़े वाली सब यूनिट यानी 60S टाइप की सब यूनिट की फॉर्मेशन कर देगा। इसी वे में जो हमारे पास 18S वाला हमारे पास RNA है ये भी क्या कर देगा, इसी वे में जो प्रोटीन हमारे पास साइटोप्लाज्म से आई है उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, 40S टाइप की सब यूनिट बना देगा। अब ये हमारे पास जो 60S और जो हमारे पास 40S की सब यूनिट है ये कहाँ चली जाएंगी, ये साइटोप्लाज्म में चली जाएंगी और अपना फंक्शन वहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देंगी। और ये क्या फंक्शन करती हैं, ये ट्रांसलेशन का फंक्शन करती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास RNA है उनकी फॉर्मेशन वहाँ पर कैसी होती है और जो न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन होती है वो कितने टाइप की होती है और उनका क्या फंक्शन होता है। थैंक यू।